नमस्कार दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं और यूपी तक पर वक्त है मुद्दे की बात का। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनावों का सस्पेंस थ्रिलर अपने इंटरवल तक पहुंच चुका है। यानी एक दौर का चुनाव हो चुका है और दूसरे दौर का चुनाव होना बाकी है। 4 मई को हुए पहले चरण के वोटिंग में सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, झांसी, प्रयागराज, लखनऊ, देवीपाटन, गोरखपुर और वाराणसी मंडल के 10 निगम और 37 जिलों में वोटिंग हो चुकी है। और 11 मई को दूसरे फेज का जो चुनाव होना है उसमें मेरठ, बरेली, अलीगढ़, कानपुर, चित्रकूट, अयोध्या, बस्ती, आजमगढ़ और मिर्जापुर मंडल के 7 निगमों में यानी 7 मेयर चुने जाने हैं, उसके लिए चुनाव होना है। पहले दौर की वोटिंग के बाद हमने ये देखा कि ज्यादातर जो हमारे चुनावी विशेषज्ञ या फिर रिपोर्टर्स जो फील्ड में गए उनका ये कहना है कि पहले 2017 में जिस तरह से एक तरफा प्रदर्शन बीजेपी का रहा था, 16 में से 14 सीटें जीती थी, इस बार पहले फेज की वोटिंग में कम से कम वो नहीं दिखाई दे रहा है। कई सीटों पर बीजेपी के जो मास्टरमाइंड हैं उनके माथों पर चिंता की लकीरें दिख रही हैं और ऐसा ही कुछ हाल पहले फेज की वोटिंग से सबक लेते हुए दूसरे फेज की वोटिंग के लिए है। यानी बीजेपी बहुत सारी सावधानियां और एहतियात बरत रही है, अपने सिस्टम को चाक चौबंद कर रही है दूसरे चुनाव के लिए, ताकि पहले चुनाव में अगर कुछ गड़बड़ हुई है तो उसे दूसरे चुनाव में पाटा जा सके। लेकिन पहले चुनाव में वो कौन सी सीटें हैं जहां बीजेपी फंसी है, दूसरे चुनाव में वो कौन सी सीटें हैं जहां मुकाबला कड़ा हो सकता है, ये अभी सस्पेंस है जैसा मैंने कहा था। लेकिन पहले फेज की वोटिंग को करीब से देखने वाले तमाम विशेषज्ञ हमारे साथ आज मौजूद हैं। मेरे साथ इस मसले पर बात करने के लिए कुमार अभिषेक मौजूद हैं। कुमार अभिषेक यूपी तक के एडिटर हैं लखनऊ में और लखनऊ ब्यूरो के ब्यूरो चीफ भी हैं। साथ ही सैयद कासिम साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, चुनाव विश्लेषक हैं और करीब से नजर रखे हुए हैं निकाय चुनावों पर। और कबूल अहमद जो कि तकरीबन पिछले एक हफ्ते 10 दिन एक ग्राउंड जीरो पर ही थे निकाय चुनावों के सिलसिले में, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या उन्होंने करीब से देखा। सबसे पहले मैं कुमार अभिषेक आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि आपकी टीम ने 4 मई के चुनाव को बहुत करीब से कवर किया था ग्राउंड पर जाकर, तो क्या ऐसी कोई सीटें हैं जिन पर बीजेपी फंस रही है? अगर हां तो क्यों? बिल्कुल नीरज, ऐसा नहीं है कि बीजेपी के लिए बिल्कुल ही एक केक वॉक वाली स्थिति। हालांकि हर चुनाव ऐसा चुनाव होता है जिसमें कोई भी पार्टी अपने तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। लेकिन हम लोगों ने 2022 के चुनाव में देखा कि ये बिल्कुल से पोलराइज था, 2 ध्रुवीय चुनाव हो गए थे, बीजेपी और सपा। लेकिन इस बार ये ऐसा है नहीं। इस बार बसपा भी बहुत अच्छे से लड़ रही है कई जगहों पर, समाजवादी पार्टी लड़ रही है, यहां तक कि कुछ सीटों पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी बहुत अच्छा कर रही है। अब कौन कितनी सीटें जीतता है ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन आपको डिटेल में अगर हो तो मुझे लगता है कासिम साहब भी बताएंगे और कबूल भाई बताएंगे। लेकिन जब हमने अपने ग्राउंड से अपने रिपोर्टर से बात की तो कुछ सीटें ऐसी निकल करके आई हैं जिसमें साफ साफ लग रहा है कि बीजेपी के लिए परेशानी का सबब ये सीटें बनी हुई। और यहां तक कि बीजेपी का जो जो लीडरशिप है, संगठन की जो लीडरशिप है, ये लोग भी कई जगहों से फीडबैक ले रहे हैं कि भाई आखिर में एक्चुअल में वहां हुआ क्या है। उन्हें भी लग रहा है कि जो सीटें बिल्कुल वो जीता हुआ मान रहे हैं उसमें भी कुछ न कुछ चीजें पेच फंसी हुई है। अब जैसे आगरा की सीट है, मायावती कहा जा रहा है कि बसपा वहां बहुत अच्छा लड़ी है और उसकी वजह यह है कि वहां जो जातीय कॉम्बिनेशन बिठाया गया है, मायावती ने जो बिठाया है वो वहां वर्क कर रहा है। उन्होंने एक वाल्मीकि कैंडिडेट को उम्मीदवार बनाया। जाटव उस इलाके में परंपरागत तौर पर बसपा का वोटर रहा है और मुसलमानों को वहां पर सपा से कहीं ज्यादा बसपा में जोर दिख रहा है। उन्हें लगता था कि ये सीट बसपा को अगर वोट किया जाए तो ये बेहतर, तो वोटिंग पैटर्न कुछ इस तरीके का रहा है। हालांकि बीजेपी अभी भी कॉन्फिडेंट है कि वो आगरा की सीट निकाल ले जाएगी, लेकिन इस बार थोड़ा कॉम्बिनेशन बदला है और जिस तरीके से जो वाल्मीकि वोटर है वो एक तरफा बीजेपी का वोटर हुआ करता है, और अगर मायावती ने ये वहां प्रयोग किया है तो ये प्रयोग निश्चित तौर पर उनके लिए कुछ न कुछ बेहतर इस वक्त करता हुआ दिख रहा है। तो वहां कई मत है, लोगों का मानना है कि बसपा और सपा, बीजेपी की सीधी टक्कर है, सपा बाहर है और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। बीजेपी के भीतर भी थोड़ी चिंता की लकीरें हैं आगरा को लेकर के। कुछ उसी तरह की स्थिति सहारनपुर में भी है। सहारनपुर वैसे पहले से ही मुस्लिम और दलित बाहुल्य है,
वहां पर सपा और बसपा दोनों ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं। बीजेपी के लिए केकवॉक होना चाहिए, लेकिन बताया ये जा रहा है कि इमरान मसूद ने वहां अपनी अच्छी फील्डिंग लगाई, अच्छी फील्डिंग सजाई है, और वहां पर जो वोट हुआ है वो इमरान मसूद उससे सेटिस्फाइड है, और इनफैक्ट जीत के दावे अभी से कर रहे हैं। तो वहां भी जो कॉम्बिनेशन बना है वो कहा यह जा रहा है कि वहां दलित और मुस्लिम, इन दोनों का कॉम्बिनेशन साथ रहा है, खास करके मुस्लिम इसलिए क्योंकि इमरान मसूद का वहां जो जोर है वो चला है। अगर हम अपने ग्राउंड रिपोर्टर्स की बात करें तो उनका मानना है कि बीजेपी जीत सकती है, लेकिन ये बीजेपी बहुत तगड़े मुकाबले में फंसी हुई है। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग मेरे लिए मुरादाबाद है। मुझे लगता है मुरादाबाद पर अच्छा फोकस दोनों हमारे पैनलिस्ट जो हमारे मित्र हैं वो डालेंगे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी वहां अचानक अच्छा कर गई? जब हमने अपने ग्राउंड पर बात की लोगों से, रिपोर्टर, तो पता चला कि रातों रात कांग्रेस के पक्ष में माहौल बन गया, और वहां पर नंबर 1 और नंबर 2 की लड़ाई जो है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में हो गई, ऐसा बता रहे हैं लोग। समाजवादी पार्टी जो इन तीनों जगहों पर सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हो सकती थी, अगर हम थोड़ा आगरा छोड़ भी दें तो कम से कम मुरादाबाद या फिर आप सहारनपुर को देख लें, तो माना यह जा रहा है कि इन 3 सीटों पर बीजेपी की सीधी लड़ाई उन दलों से है जो अभी तक रेकनिंग में नहीं थे, यानी कि बसपा और कांग्रेस पार्टी। सिर्फ यही नहीं, कहा तो यह भी जा रहा है कि जयपुर में आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा लड़ी है, और आम आदमी पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी वहां सीधे टक्कर में बहुत बढ़िया लड़ाई में है आम आदमी पार्टी। तो वहां क्या हो सकता है? कहीं लोगों का मोह भंग, अब रामपुर जैसी सीटों पर अगर हम सपा के बजाय आम आदमी की बात करने लगे तब तो मामला कुछ सीरियस जैसा लगने लगता है कि क्या जनमानस कहां जा रहा है। कुछ उसी तरीके से जो खबरें आई वो प्रयागराज से भी आई कि प्रयागराज में भी लड़ाई किसमें है ये कहना बड़ा मुश्किल है। वहां पे बीजेपी को लोग सीधे सीधे एज दे रहे हैं, लेकिन वहां पर मुस्लिम इलाकों में कांग्रेस को भी वोट पड़े हैं, ऐसा लोगों का वहां भी कहना है। तो कुल मिलाकर के ये जो चुनाव है ये दो ध्रुवीय नहीं होकर के अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से ये चुनाव लोगों ने वोट किया है, और बीजेपी को इससे कहीं ना कहीं एक परेशानी दिख रही है कि उसके जो स्ट्रॉन्ग होल्ड की सीटें हैं वो थोड़ी फंसी हुई। नीरज जी बिल्कुल दोस्तों, हमने YouTube पर आपसे एक सीधा सीधा सवाल पूछा है कि मेयर चुनाव सीटें हैं उसमें बीजेपी इस बार कितनी सीटें जीतेगी। मैं आपको एक इशारा कर देता हूं कि 2017 के मेयर चुनाव में तब 16 सीटों के लिए चुनाव हुआ था और बीजेपी ने 14 सीटें जीती थी। इस बार बीजेपी कितनी सीटें जीतेगी? 3 ऑप्शन है आपके पास, 3 विकल्प, सभी की सभी 17 सीटें बीजेपी जीत लेगी, बीजेपी 10 से ज्यादा सीटें जीतेगी यानी 10 और 17 के बीच, या फिर तीसरा विकल्प है कि बीजेपी 10 से भी कम सीटें जीतेगी। इन तीनों में से एक विकल्प आप चुनकर अपनी राय हमें बता सकते हैं। अब यही सवाल कासिम साहब आपसे, क्योंकि निकाय चुनावों पर हम 4 मई से पहले भी हमने कई बार चर्चा की आपके साथ, और आपने हमें पहले फेज की वोटिंग के बहुत सारे पैटर्न्स गिनवाए थे। अब चूंकि वोटिंग हो चुकी है तो क्या आपको लगता है कि जो रीडिंग थी, जो ग्राउंड रिपोर्ट्स कह रही थी, उसी आधार पर वोटिंग हुई है या उसमें कोई फेरबदल हुआ है? बिल्कुल ताज्जुब नहीं है मुझे, बिल्कुल मैं चौंका नहीं हूं, क्योंकि मैं जो बात कह रहा था पिछले 6, 7, 8 महीने से वही दिखाई देती। मैं ये कह रहा था कि ये जो चुनाव होगा निकाय का, यहाँ पर जो वोटिंग का पैटर्न होगा वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में कम दिखाई देगा, और वो हमने देखा। हमने सहारनपुर में वही देखा, हमने आगरा में वही देखा, हमने मुरादाबाद में कांग्रेस के लिए जाते हुए देखा, हमने रामपुर में आम आदमी पार्टी के लिए जाते हुए देखा, हमने प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के खिलाफ वोट होते हुए देखा। उसमें क्या कहते हैं, कांग्रेस को भी मिला है, बहुजन समाज पार्टी को मिला, आम आदमी पार्टी को मिला। तो ये जो पैटर्न था ये अब दिखाई देता रहा, और अब तमाम चौपालें आपके यहाँ हो रही हैं जिसे आप देख रहे हैं, आपके यहाँ चलाई जा रही हैं, जिसमें इटावा की बात होती है, अभी अलीगढ़ में भी है। अभी तो हम चर्चा कर रहे हैं जहाँ चुनाव हो चुका है, लेकिन नीरज जी जहां चुनाव हो चुका है, जैसे कुमार भाई कह रहे थे, सहारनपुर और आगरा, यहाँ जो भी लड़ेगा वो बहुजन समाज पार्टी से लड़ेगा, जो भी क्या भारतीय जनता पार्टी ही लड़ रही है। और उसके अलावा मुरादाबाद में कांग्रेस लड़ रही है, और मथुरा भी इतना आसान नहीं है। मथुरा में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो समाजवादी पार्टी ने सपोर्ट किया है, अच्छा लड़ा है मथुरा में, उसने चुनाव अच्छा लड़ा है। वो कांग्रेस, आरएलडी और सपा तीनों का एक ही कैंडिडेट है ना मथुरा में।
वो सपा का कैंडिडेट वहां मौजूद है, साइकिल निशान मौजूद है, लेकिन उन्होंने समर्थन निर्दल को किया है, जो और कांग्रेस कांग्रेस का भी कैंडिडेट एक हाथ के निशान के साथ भी एक अलग कैंडिडेट है सर, जो कांग्रेस का बागी है। बड़ा दिलचस्प चुनाव है कांग्रेस का बात है जी। तो वो वहां मथुरा में वो अच्छा लड़ रहे हैं। झांसी जो है वहां भी कॉन्टेस्ट हुआ है, झांसी में भी भारतीय जनता पार्टी पिछली बार जीती थी, लेकिन अभी भी वहां कॉन्टेस्ट है। तो ये जो कुछ सीटों की खबरें आई हैं, और मैंने तो कोशिश इस बार ये की थी कि मैं ग्राउंड पे जाऊं, और मैंने करीब 2-2.5 किलोमीटर गाड़ी चलाई, मैं ग्राउंड पे गया, सहारनपुर तक गया, और बीच में गया, शाहजहांपुर गया, बरेली गया। तो ये एक जो मिजाज था वोटर्स का वो बदला हुआ है। वो जो कमिटेड वोटर समाजवादी पार्टी का था, वो कमिटेड समाजवादी पार्टी का नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं नजर आया इस अभी तक के जो चुनाव हुए हैं। और यही एक वजह है कि जिससे भारतीय जनता पार्टी, जो अभी आप कुमार भाई कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी जो है जैसे आपका थंब भी है कि वो परेशान है कि वोटिंग पैटर्न से, कि किसकी घेराबंदी की जाए, किसे घेरा जाए, किसे पकड़ा जाए, किसे टारगेट पर रखा जाए। वो एक प्रशासनिक कोशिश उन्होंने जरूर की, अधिकारियों ने वो सरकार को खुश करने के लिए जो करते हैं, लेकिन उसका भी नुकसान हो गया कि अगर कहीं पे खास बूथों पे ज्यादा आईडी चेक होने लगी, मात्रा छोटी बड़ी, छोटा हो बड़ा हो का फर्क, और उसमें तो वो देहात के जो हिस्से हैं, जो ग्रामीण अंचल है, वहां पोलिंग बढ़ गई, वहां से वो आ गया। तो ये चीज भारतीय जनता पार्टी के मतलब माथे पे चिंता की लकीर डालने वाली है। और मायावती और कांग्रेस दोनों के लिए खुशी है कि उनके बिना मांगे हुए एक बड़ा वोटों का तबका उनकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये एक उत्तर प्रदेश में बदलाव की बयार, जैसा अक्सर कुबराई कहते हैं, लिटमस टेस्ट है ये 2024 का। अगर उस 2024 का टेस्ट मान लें तो ये टेस्ट तो समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा ही खतरनाक है। नीरज जी। जी जी बिल्कुल। हमारे एक दर्शक हैं सुशील कुमार, वो कह रहे हैं कि बीएसपी की ओर माहौल धीरे धीरे बढ़ रहा है। दर्शक है हमारे धीरेन्द्र राव, जो ये कह रहे हैं कि बीजेपी 10 से ज्यादा सीटें जीतेगी लेकिन 14 से कम सीटें जीतेगी। तो खैर हम लगातार अपने दर्शकों के कमेंट भी लेते रहेंगे, और आपसे हमारी ये गुजारिश है कि आप अपने सवाल भी पूछिए जिनके जवाब हम अपने विशेषज्ञों से ले सकें। कबूल भाई, आपसे भी सवाल वही है, लेकिन तकरीबन हफ्ता 10 दिन आप बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे थे आपने, और आपसे भी हमने 4 मई से पहले कई बार चुनावों के बारे में बात की थी। तो पहले फेज की वोटिंग के बाद आपकी क्या रीडिंग है? क्या बीजेपी फंस रही है कई सीटों पर? नीरज भाई, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में फंसती हुई दिख नहीं रही। पहले चरण के चुनाव में जो सबसे ज्यादा अगर कहीं कंफ्यूजन की स्थिति दिख रही है, वो कंफ्यूजन की स्थिति मुस्लिम मतदाताओं के बीच दिख रही है। मुस्लिम मतदाता न 2022 के चुनाव की तरह अपनी दशा और दिशा तय कर पा रहा है, न ही 2017 के नगर निकाय चुनाव की तरह वो स्पष्ट वोट किसी को कर रहा है। और वो इस स्थिति में है कि वो आखिरी तक चुनाव जो है बहुत ही कसमकस की स्थिति में है, बहुत कंफ्यूजन की स्थिति में बना हुआ है। आप देखेंगे कि जय कुमार अभिषेक भाई हों या सैयद कासिम भाई हों, वो जो जिस बात का जिक्र कर रहे हैं उसमें इस बात का जिक्र है कि मुस्लिम मतदाताओं के बीच में कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। सहारनपुर में ये बात जरूर है कि मुसलमानों का बड़ा वोटर जो है वो बसपा को वोट किया है, लेकिन कई जगह पे समाजवादी पार्टी भी अच्छा चुनाव लड़ती हुई दिखी है। उसी सहारनपुर में कई बूथों पे सहारनपुर में भारत जो है सपा जो है अच्छा चुनाव लड़ी है, और अगर सपा अच्छा चुनाव लड़ रही है कुछ बूथों पे, तो सीधा नुकसान वो बहुजन समाज पार्टी को करती दिख रही है। बात दूसरी तरफ है, चाहे वो प्रयागराज की बात हो, पहले चरण की जिन हम सीटों की बात कर रहे हैं 10 सीटों की, तो सहारनपुर हो, मुरादाबाद सीट की जो बात हो रही है कि कांग्रेस वहां बहुत अच्छा कर रही है और कांग्रेस के जो कैंडिडेट है वो आ गए। दरअसल कांग्रेस के कैंडिडेट पिछली बार भी चुनाव में जो है मौजूदा समय में रिजवान कुरैशी, वो पिछले चुनाव में भी लड़े थे और पिछले चुनाव में वो 90,000 के आसपास वोट लाने में सफल रहे थे। इस बार दरअसल जो समाजवादी पार्टी या बसपा ने या एमआईएम ने जो कैंडिडेट उतारे हैं, वो सहारनपुर को मुरादाबाद के सियासी समीकरण के लिहाज से उतने फिट नहीं बैठ रहे हैं जितने रिजवान कुरैशी फिट बैठ रहे हैं। और रिजवान वहां के लोकल हैं, उनके चचा पहले विधायक रहे हैं और हालांकि वो समाजवादी पार्टी से रहे, निकाल दिए गए, लेकिन रिजवान वहां पे जमीनी नेता के तौर पे हैं। और रिजवान का वहां पे लगातार 2022 के चुनाव में लड़ना, उसके बाद लगातार वहां पे मौजूद रहना, उपस्थिति रहना और पूरे फोकस के साथ लड़ना, मुझे लगता है सहारनपुर में यही चुनाव में वो बीजेपी के विकल्प बन के उभरे हैं और जिसका फायदा उन्हें मिलता हुआ दिख रहा है।
लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें जो प्रयागराज में बहुत ही कंफ्यूजन कंडीशन थी मुस्लिम मतदाताओं के बीच में, वो तय नहीं कर पा रहे थे किस तरफ जाएं। वो कुछ वोट वहां पे सपा में भी गया है, कुछ वोट अच्छी खासा वोट कांग्रेस में भी गया है, कुछ वोट बसपा में भी गया है, लेकिन ज्यादातर वोट जो अगर देखा जाए तो बिखरा है, और बिखरे होने का सबसे बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को प्रयागराज में मिल रहा है। आगरा में निश्चित तौर पे आप देखेंगे समाजवादी पार्टी ने जाटो कैंडिडेट उतारा था और बसपा ने वाल्मीकि उतारा था। तो मुझे लगता है सपा का जाटो कैंडिडेट उतना सफल आगरा में नहीं हो पाया है जो बसपा का कैंडिडेट वाल्मीकि दांव सफल हुआ है। और मुझे लगता है वो बसपा आगरा जो है वो बसपा की प्रयोगशाला रही है। यही वजह है कि बसपा वहां पे बेहतर प्रदर्शन करती हुई दिख रही है। नतीजे क्या होंगे ये नहीं मैं कह सकता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी की आगरा में सीधी लड़ाई मानी जा रही है। फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सीधी लड़ाई है, वहां बसपा कहीं भी नजर नहीं आ रही, उतनी मजबूती से नहीं नजर आ रही जो कि अगर उसको माना जाए चुनाव में है। मथुरा में जिस तरह की बात सैयद कासिम भाई और कुमार शेख ने कहा, निश्चित तौर पे मैं मानता हूं कि वहां पे जो सामूहिक कैंडिडेट हैं शर्मा जी, वो और दूसरा भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट बाद सीधी लड़ाई है। वहां पे अग्रवाल, वहां वैश्य बनाम ब्राह्मण है, दोनों भारतीय जनता पार्टी के कोर वोट बैंक पे लड़ाई है। यही हाल जो है मुझे वाराणसी में भी दिख रहा है। हालांकि वाराणसी में बीजेपी का पल्ला काफी भारी है, लेकिन झांसी की जहां तक बात है, झांसी में मुझे लगता है कि बसपा और बीजेपी की लड़ाई है। सपा ने वहां पे जरूर, क्योंकि सुरक्षित सीट थी, दांव खेला, लेकिन उतना दांव जो है सफल नहीं हो पाया है। गोरखपुर में अगर देखें तो सीधा लड़ाई बीजेपी और सपा की होती मुझे दिखी है, और वहां की इस लड़ाई में बीजेपी, क्योंकि वो मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र है, वहां काजल निषाद समाजवादी पार्टी से लड़ रही है, लेकिन मुझे लगता है कि उतनी मजबूत स्थिति में नहीं है जितनी मजबूत स्थिति में डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव हैं। वहां पे कायस्थ वोटर बहुत बड़ी संख्या में है, राजपूत वोटर है, अगर वो वोटर भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि वाराणसी मतलब गोरखपुर में लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में कायस्थ कैंडिडेट की डिमांड होती रही है, और बहुत अरसे के बाद वहां कायस्थ कैंडिडेट मेयर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। इससे पहले समाजवादी पार्टी उतारती रही है, लेकिन वो वोटर जो बीजेपी के कमिटेड वोटर है, इसलिए वहां पे सपा का वो दांव कभी सफल नहीं रहा है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी को उतारना, मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र होना, सत्ता में बीजेपी का होना, मुझे लगता है गोरखपुर में जो सबसे बड़ा फायदा है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। तो ये इस तरह से अगर हम पहले चरण की कुल मिला के बात करें तो कई ऐसी सीटें रही हैं जहां पे 3 से 4 कैंडिडेट मुस्लिम रहे हैं, और मुसलमानों के 4 हर मतलब कहीं 4 कहीं 3 इस तरह कैंडिडेट होने से बहुत कशमकश की स्थिति रही है। और क्योंकि स्थानीय चुनाव है, यहाँ पे बहुत एक एक छोटे छोटे वोटों को एक रूप मतलब साधने की कवायद हो रही है, और उन सबसे ज्यादा जो है जो वार्ड पार्षद होते हैं उनके जो समीकरण आप देखेंगे कि पूरे मेयर के चुनाव में जो मतदाताओं को बूथ तक ले जाने की भूमिका है, वो कोई मेयर कैंडिडेट नहीं कर रहा है, न नगर पालिका कैंडिडेट कर रहा है, वो पार्षद कैंडिडेट कर रहा है। और वो पार्षद कैंडिडेट जो अगर अपने वार्ड से ज्यादा वोट निकाले जा रहा है, आप पूरे चुनाव में आप किसी भी बूथ नगर निगम का देख लें तो मेयर और नगर पंचायत अध्यक्ष के जो कैंडिडेट हैं वो उतना मजबूत उस तरह से बूथों पे काम नहीं कर रहे हैं, वोटरों को बूथों तक ले जाने में काम नहीं कर रहे हैं जितना जो है वार्ड पार्षद कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर वार्ड पार्षद ज्यादा बड़ी संख्या में, और इस जो आप चुनाव देख रहे हैं इसमें से करीब ऐसी हम बता सकते हैं कि मतलब 17 जो सीटें हैं मेयर की, उसमें से 11 सीटें ऐसी जहां पे 50% से ज्यादा सवर्ण वोटर है। तो अगर सवर्ण वोटर है और सवर्ण वोटरों पे दोनों का दांव है, मुस्लिम वोटर भी गेम चेंजर हैं कई सीटों पे। कबूल भाई, हम इस पर और तसल्ली से आते हैं आपके पास, क्योंकि कुमार अभिषेक जी को थोड़ी देर में निकलना है, तो मैं एक टिप्पणी उनसे ले लूं। जो आपने जो बातें कही इससे कुमार जी, मैं एक सवाल आपसे लेता हूं कि कबूल भाई की बातों से 2 चीजें स्पष्ट हो रही हैं कि एक तो जैसी परंपरा है निकाय चुनाव के उत्तर प्रदेश में कि बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि जो सबसे ज्यादा दिग्भ्रमित वोटर कह लीजिए वो मुस्लिम वोटर है कि उसके वोट में काफी बंटवारा नजर आ रहा है। यहीं पर मैं समझना चाहूंगा आपसे कि अखिलेश यादव लगातार रोड शो कर रहे हैं, डिम्पल यादव भी मैदान में है, शिवपाल यादव भी इस बार घर घर घूम के अपने नेताओं की घर वापसी करा रहे हैं,
सब तो छोड़ दिए, रामपुर में ऐसा कहा जा रहा था कि आजम खान नहीं उतरेंगे फील्ड में, लेकिन आजम अपने पूरे कुनबे के साथ, अपने बेटे के साथ मैदान में है और एक से एक तकरीरें उनकी आ रही हैं। कानपुर में इरफान सोलंकी की पत्नी उतर गई हैं। मतलब जो विक्टिम और खुद को विक्टिमाइज कर रहे थे मुस्लिम चेहरे, वो भी सामने है, अखिलेश यादव भी सामने है, सब कुछ है इस बार। तो फिर आखिर ये मुस्लिम वोटों के अंदर इस तरह का की ग्राउंड रिपोर्ट कैसे आ रही है कि वो मतलब सबसे ज्यादा दिग्भ्रमित नजर आ रहे हैं। और दूसरी हम ये भी समझना चाहें अपने दर्शकों के लिए कि इतनी कवायद के बावजूद अखिलेश क्या आई बॉल कैच नहीं कर पा रहे हैं वोटर्स का? देखिए, आपका सवाल बिल्कुल सही है कि क्या मुस्लिम वोटर सचमुच भ्रमित है। देखिए, जो 2022 के चुनाव को अगर हम देखें तो मतलब एक तरफा वोटिंग, एक तरफा पोलिंग 86-87% मुसलमानों ने अगर एक तरफा सपा को वोट किया था, तो इस बार तो वो उसमें बहुत जबरदस्त टूट दिखाई दे रहा है। अगर हम 3-4 बड़े बड़े जगहों को ही देख लें, आगरा देख लें, मुरादाबाद देख लें, सहारनपुर देख लें, झांसी देख लें, अगर यहाँ पर बसपा अच्छा कर रही है या बसपा नंबर 1 नंबर 2 की पार्टी बनी हुई है, तो नेचुरल है कि उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो मुस्लिम्स का है। और मुस्लिम कार्ड जो बसपा ने खेला है, हम लोग भले ही इस बात की चर्चा करते रहे हो कि उन्होंने 11-11 मुस्लिम कार्ड खेला, और ये बसपा का ये है कि भाई वो कभी ब्राह्मण के साथ ब्राह्मण दलित का कॉम्बिनेशन बना लेती है, अचानक से वो काम नहीं करता है तो मुस्लिम और दलित का कॉम्बिनेशन बना रही है। और हम बहुत सारे जो विशेषज्ञ हैं वो इसको हवा में भी उड़ा देते हैं कि कुछ नहीं होगा, समाजवादी पार्टी के साथ जो इंटैक्ट वोटर है मुसलमान, वो उनके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन आप देखिए, अगर 4 जगहों पर उनके साथ लोग खड़े दिखाई दिए, और हम इस बात का फर्ज भी कर लें कि चलो बीजेपी जीत भी जाएगी, लेकिन अगर नंबर 2 भी बसपा हो जाती है तो इसका आप इम्पैक्ट 2024 के लिए समझिए कि भाई उसने जो प्रयोग किया वो प्रयोग तो सफल होता दिख रहा है ना। और अगर नंबर 2 बसपा हो रही है, इसका मतलब है कि बहुत जबरदस्त बंटवारा है। पूरा मुस्लिम वोट जो 86-87% करीब 2022 में पड़ा था, और अगर आज 50% पोल भी बसपा कुछ सीटों पर ले जा रही है, तो इसका मतलब है कि बसपा का जो अपना एक प्लान था, वो प्लान उसका सफल रहा है। सपा ने अपने तमाम बड़े 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 चेहरों को क्यों उतारा? अगर इतना ही ज्यादा कंसोलिडेशन होता तो शायद उनको इस तरीके से इस चुनाव में उतरने की जरूरत नहीं पड़ती। कम से कम मैं मुस्लिम चेहरों की बात कर रहा हूँ। अगर आप शिवपाल यादव को देख लें तो शिवपाल यादव खांटी पॉलिटिकल आदमी है, वो हर चुनाव में वैसे ही उतरेंगे। लेकिन आप देखें रामपुर में जब हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि वहां पर आम आदमी पार्टी अच्छी लड़ रही है, तो कहीं ना कहीं एक अनरेस्ट या यूं कहें कि एक बड़ा बंटवारा मुस्लिम वोटों में दिख रहा है। तब आज आजम खान को लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी के खिलाफ तो सब लामबंद है, ऐसा ना हो कि हमारे ही लोग आपस में बिखर जाए। और ये दिख रहा है कि अगर हम चर्चा इस बात की कर रहे हैं, मुरादाबाद सटा हुआ है रामपुर से, कानपुर में बीजेपी की सबसे सुरक्षित सीटों में से एक है, लेकिन वहां भी समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट रहे हैं उनके लिए उतर गई। तो कुल मिलाकर के आप इस वक्त देखिए तो भ्रम की स्थिति, जिस बात की चर्चा कबूल भाई कर रहे थे, वो तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। और हम उससे आगे चले जाते हैं। भाई भ्रम की स्थिति ऐसी है कि ये निश्चित तौर पर अल्टीमेटली बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा, लेकिन बीजेपी को जो जितना भी फायदा पहुंचाए, लेकिन ये दूसरी तरफ जो दोधारी तलवार है, ये सपा को भी काट रही है। और अब अखिलेश यादव पहले दौर में आप देखें तो बहुत कम जगहों पर निकले थे। आप याद करिए, अखिलेश यादव का चुनाव प्रचार कहीं नहीं हुआ था सिवाय सहारनपुर में, वहां उन्होंने रोड शो किया। अब वो मेरठ में भी है, और इसके अलावा अखिलेश यादव का रोड शो अलीगढ़ में भी है, कल कानपुर में भी है, जी कल कानपुर में भी है, और डिंपल के साथ है। तो आप इस चीज को समझिए कि कहीं ना कहीं वो जो उनका एकदम से पॉकेट का वोटर, जिसे हम कह लें कि था पिछले चुनाव में मुसलमानों ने आंख बंद करके वोट किया था, उसमें बड़ा बिखराव है, और ये बीजेपी को बहुत फायदा पहुंचा सकता है। और अगर कहीं इसने सचमुच समीकरण के साथ अपने को जोड़ लिया, तो ये 2024 के लिए अखिलेश यादव के लिए बड़ा मुश्किल हो सकता है। अगर 2024 में ये जो मायावती का जो नया दलित मुस्लिम फैक्टर है, अगर आप खाली इस बात का अंदाजा लगाइए, बेशक ना जीते 4 जगहों पर, अगर वो नंबर 2 हो गई तो हम क्या कहेंगे? तो अब ये मानना पड़ेगा कि ये कहीं ना कहीं इस समीकरण ने काम किया है। और मुझे लगता है कि इस बात से
समाजवादी पार्टी के भीतर भी एक बड़ी खलबली है। बीजेपी के भीतर तो इस नए प्रयोग से नए तरीके की खलबली हो सकती है, कहीं नए 2024 में अगर कोई नया समीकरण न सामने आ जाए, 2024 को लेकर के कांग्रेस और बसपा का कोई समीकरण न सामने आ जाए, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि मुझे लग रहा है कि इस चुनाव के बाद हमें देखने को मिलेंगी। और इस वक्त जिस भ्रम मतलब कंफ्यूज मुस्लिम वोटर की बात कबूल भाई ने कही है, उसका फलाफल चाहे जो हो, एंड रिजल्ट जो हो, लेकिन बीजेपी अगर खुश हो रही है तो बीजेपी को आने वाले वक्त में निश्चित तौर पर इस नए तरीके से जूझना होगा, और अखिलेश यादव के लिए तो बड़ी चुनौती होनी ही है। अमीश जी, कासिम सर मैं आपके पास आता हूँ। जैसा कह रहे थे, आप तो ये बात लंबे समय से कहते आ रहे हैं, तो दो चीज़ें आपसे समझना चाहेंगे। एक तो ये कि क्या महज मुस्लिम कैंडिडेट उतार कर ही मायावती ने इस पूरे चुनावी माहौल को बदल दिया, क्योंकि अखिलेश यादव तो दिख भी रहे हैं फील्ड में मेहनत करते हुए, मायावती तो दूसरे प्रदेशों में मुख्यमंत्री बनाने का दावा कर रही हैं, वो तो उस तरीके उतरी नहीं चुनाव में, लेकिन क्या उनके कैंडिडेट्स ने ही माहौल बदल दिया? पहली चीज। और दूसरी, हमारे दर्शकों के लिए जरा ये भी बताइए कि जब ये अखिलेश यादव अगर मान लीजिए भाप भी लिए कि कुछ ना कुछ उनके पॉकेट के वोट जो हैं वो कहीं ना कहीं उनके पास इस बार उस तरीके से नहीं आ रहे हैं जैसे विधानसभा चुनाव में आए थे, तो इस बार तो वो एक्टिव हो गए हैं, वो कानपुर में रोड शो कल करेंगे, आज उन्होंने मेरठ और अलीगढ़ में एक साथ किया, तो क्या आपको लगता है कि अगले चरण में वो चीज़ों को बदल पाएंगे, अगले चरण की जो कम से कम मेयर की सीटें हैं, या मायावती वहां पर भी कुछ अपना करिश्मा ऐसा दिखाएंगे कि बीजेपी के साथ फाइट में वही नजर आएंगे? कासिम सर। अमीश भाई, एक सवाल सबसे बड़ा ये है कि अखिलेश यादव रोड शो कर रहे हैं तो अपने साथ लेके क्या जा रहे हैं? सवाल ये उठ रहा है इस वक्त। ये सवाल नहीं है कि अखिलेश यादव जा रहे हैं, आ रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, अलीगढ़ में किया, मुरादाबाद वहां किया, क्या कहते हैं सहारनपुर में किया, उसके बाद क्या कानपुर में किया, ये सवाल है ही नहीं। सवाल ये है कि अखिलेश यादव वहां लेके क्या जा रहे हैं। चूंकि निकाय चुनाव में मेयर की सीटों पर अखिलेश यादव का अपना वोटर नहीं है, वोट है मुसलमान को लड़ रहा है, मुसलमान के खिलाफ आप जा रहे हैं, ये एक बड़ी बात हो गई। और एक नया नैरेटिव, एक नया नारा चल गया है अमीश भाई कि अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव नहीं है। अरे मुसलमानों, अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव नहीं है। ये नैरेटिव कहीं अजीम खान तकरीर कर रहे हैं, कहीं इमरान मसूद तकरीर कर रहे हैं, कहीं कोई दूसरा तकरीर कर रहा है, और यही बात सिर्फ की जा रही कि अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव नहीं है। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। अखिलेश जा रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, मतलब क्या है? रोड शो कर रहे हैं, करें, लेकिन रोड शो करने के बाद क्या रफीक अंसारी की बीवी को टिकट वापस मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना। अतुल प्रधान ही तो लड़ रहे हैं। अगर उनके रोड शो से मुसलमान हारेगा तो इससे अखिलेश यादव, क्या कहते हैं, वहां के मुसलमानों को इसका क्या फायदा मिलेगा अखिलेश यादव के रोड शो का? ये सवाल हो रहा है। अगर वो इमरान मसूद के खिलाफ जाके उनको लड़ाते हैं, आशू मलिक के भाई को, और वहां जाकर रोड शो करते हैं, तो सवाल यही हुआ। आखिरी दिन लोगों ने मतदान में, जैसा भी कुबलो भी कह रहे थे, कि मतलब 90% से ऊपर मुसलमान जो है वो उनके साथ चला गया, मसूद के साथ, जबकि अखिलेश रोड शो करके आए थे, समाजवादी पार्टी का विधायक तो उसके भाई कैंडिडेट थे। ये एक अजीब सी एक चेंज है, चूंकि मेयर के जो सीटें हैं वहां पर यादव मतदाता नहीं, और यादव वोटर ना होने की वजह से जाटो वोटर की बहुतायत होने की वजह से आगरा हो, सहारनपुर हो, मेरठ हो, अलीगढ़ हो, ये वो सीटें हैं यहाँ बसपा जीती है, यहाँ बहुत मामूली वोटों से हारती रही है। इसलिए वहां का मुसलमान, मैंने शायद आपके इसी शो में एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार कहा है कि इन सीटों पे मुसलमान कोई प्रयोग करने को तैयार नहीं। उसका एक प्रयोग दलित मुसलमान का था, उसी पे वो टिका हुआ है, उसी पे रुका हुआ है। और आज जो समाजवादी पार्टी की स्थिति मेरठ की है कि जो अखिलेश का प्रोग्राम गया, उसमें रफीक अंसारी के घर पे जाऊंगा, रफीक अंसारी के घर का जिक्र है, शाहिद मंजूर का उस प्रोग्राम में सूचना में नाम नहीं है, उसमें सुनीता का सूचना में नाम नहीं है, कि ये सारी चीजें अभी भी वहां अखिलेश के जाने के बाद भी वो जो अंदर की एक कश्मकश है समाजवादी पार्टी की, वो खत्म नहीं हुई है, बढ़ी है। अमीश भाई, एक इस चुनाव में जो कुमार भाई कह रहे थे, हम लोग जो आज चर्चा कर रहे हैं, हम लोग 13 को फिर जब बैठेंगे तो इन चर्चाओं में ये निकल के आएगा जो कुमार भाई ने कहा, बसपा अगर 4 पे सेकंड आ गई, 5 पे सेकंड आ गई, तब भी ये अखिलेश यादव के लिए, चूंकि खुद जा रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, इस चुनाव को उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ा है। भारतीय जनता पार्टी अगर जीत जाती है तो योगी की प्रतिष्ठा जीत गई, लेकिन अखिलेश यादव की पार्टी की अगर जमानतें इन सीटों पे जब्त हो जाती हैं जहां पे अखिलेश यादव रोड शो कर रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा 2024 में उसको फेस करना कि आप तमाम मुसलमान हराने गए थे और उनको हरा के चले आए।
अमीश भाई। लेकिन कासिम सर, इसमें सवाल तो ये भी है ना कि ये जो फिर ये केवल अखिलेश पर कैसे जाएगा? इसमें तो आरएलडी भी उनके साथ है, तो क्या इन चेहरों का कोई वोट में आप परिवर्तन होता हुआ नजर नहीं आ रहा? चंद्रशेखर आजाद के आने से क्या थोड़ा भी दलित वोट अखिलेश की तरफ शिफ्ट होता नजर नहीं आ रहा? भाई आज भी कह रहा हूं कि चंद्रशेखर आजाद युवा नौजवानों के आइकन हैं। उनके साथ बुलेट की एक चलना, थार गाड़ी पे चलना, फॉर्च्यूनर गाड़ी पे चलना, गले में अंगोछा डाल के जय भीम के नारे लगाना, ये वो पसंद करता है। लेकिन हाथी निशान होने के बाद फिर चंद्रशेखर आजाद के बारे में जो ट्रेंड कर रही चीजें वो देखिए, चंद्रशेखर आजाद उस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं जिस समाज में काशीराम और मायावती जैसे नेता थे जो टिकट बांटते थे, और काशीराम टाउन एरिया का टिकट मांग रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद टाउन एरिया का टिकट मांग रहे हैं। तो ये आपसे मैंने एक दिन और जिक्र किया था, ये जो चीज है इसको समझने के लिए दलित मानसिकता, दलित की मना स्थिति है ना, उसको समझने की जरूरत होगी। और जयंत चौधरी का कितना अच्छा है, हमने देखा है कि सहारनपुर उन्होंने जो पत्र जारी किया उसमें साफ लिखा कि चूंकि हमारे आपके प्रत्याशी आमने सामने हैं तो हमारे जाने से वहां पर उनके अंदर भ्रम की स्थिति पैदा हो जाएगी हमारे कार्यकर्ताओं में। तो ये सारी चीजें बता रही है। मेरठ आज गए अखिलेश यादव, उस दिन बड़ी चर्चा थी, हम लोग यहाँ बात कर रहे थे, इसी यूपी तक पे बात कर रहे थे कि आज अखिलेश यादव के साथ जयंत रहेंगे, जयंत नहीं आए। जबकि मेरठ, और मैंने कहा था जयंत मेरठ इसलिए नहीं आएंगे कि मेरठ में ज्यादा सीटों पे समाजवादी पार्टी और इनके कैंडिडेट आमने सामने है, ज्यादा चेयरमैन की सीटों पे, ज्यादा पार्षद की सीटों पे। तो ये पोस्टर के फोटो से इसको गठबंधन नहीं माना जा सकता और उसके नतीजे नहीं निकलते हैं। अमीश भाई जी, कुबुल भाई मैं आपके पास आऊं। दर्शक लगातार कमेंट कर रहे हैं तो मैं कुछ दर्शकों के कमेंट पढ़ना चाहूंगा। सुशील कुमार जी हैं, वो लिख रहे हैं कि अब धीरे धीरे बीएसपी की ओर माहौल बढ़ रहा है। इस तरह के कमेंट कई सारे दर्शक कर चुके हैं, जैसा नीरज जी भी अभी कुछ दर्शकों के कमेंट पढ़ रहे थे। धीरेन्द्र हैं जो लिखते हैं कि 10 से ज़्यादा लेकिन 14 से कम। ये बीजेपी के लिए है कि बीजेपी मेयर चुनाव में इनके मुताबिक, धीरेन्द्र जी के मुताबिक, कि 10 से अधिक सीटें जीतेगी लेकिन 14 से कम आएगी। सत्यदेव पासी लिख रहे हैं कि बीएसपी का बोलबाला अब अचानक से पूर्वांचल में भी बढ़ गया है। ये भी कुबुल भाई मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा। हेमराज सिंह है, वो लिख रहे हैं कि प्रयागराज में बीएसपी सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट मिला है। ये एक उनका अपना दावा है कि प्रयागराज में मुस्लिम वोट बीएसपी के पास गया। और जिस तरीके से बीएसपी मायावती को अगर छोड़ भी दे तो बीएसपी के नेता जिस तरीके से शाइस्ता को लेकर लगातार खड़े रहे, इतना हो गया कि फरारी कट गई, तमाम चीज़ें हो गया। इसके बावजूद बीएसपी के नेता यही उमाशंकर सिंह पर्टिकुलरली यही कहते रह गए कि शाइस्ता उनकी पार्टी में है और तब तक उनको निकाले जाने का फैसला नहीं लिया जाएगा जब तक कि उनके खिलाफ चार्जशीट पेश नहीं कर दी जाती है या पुलिस किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती है। कुबुल भाई मैं आपसे यही दोनों चीज़ें समझना चाहूँगा कि आखिर में ऐसी क्या वजह है कि इस तरह का जो हम लोग बातें कर रहे हैं कि मुस्लिम वोट डाइवर्ट हो रहा है, तमाम चीज़ें। और दूसरा कि जो अखिलेश यादव के गठबंधन जिसको लेके इतनी तारीफ के पुल बांधे गए थे कि 2022 के विधानसभा चुनाव में वो गठबंधन वर्क किया, उसके बाद खतौली उपचुनाव टाइप का मॉडल पेश किया गया कि चंद्रशेखर आजाद के आ जाने से एक युवा दलित चेहरा आ रहा है तो दलित वोटर्स, जैसा कि कासिम जी कह रहे थे कि यादव वोटर नहीं है निकाय चुनाव में उतने प्रभावशाली, तो ऐसी मनोकामना अखिलेश यादव की थी कि चंद्रशेखर आजाद आएंगे तो दलित वोट उनके पास आएगा, जयंत चौधरी जाट वोटर्स को लेके आएंगे। और अभी तो उत्तर प्रदेश में बढ़िया माहौल बना हुआ है, जाट बनाम राजपूत टाइप की जो बातें हो रही है ब्रजभूषण शरण सिंह वाले प्रकरण में, और अतीक वाले प्रकरण के बाद एक ये भी था कि मुस्लिम वोट और कंसोलिडेट हो सकता है। इतनी सारी चीजें होने के बावजूद जो जिस नतीजे पर हमारे एक्सपर्ट्स पहुंच रहे हैं वो कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्यों दलित वोट चंद्रशेखर आजाद की वजह से नहीं आ रहा और क्यों मुस्लिम वोट तो भी नहीं आ रहा है, जबकि रामपुर में आजम खान सक्रिय हैं, कानपुर में इरफान की पत्नी सक्रिय हैं, अखिलेश खुद सक्रिय हैं, डिम्पल खुद सक्रिय हैं। देखिए सबसे पहली बात यह है कि जो स्थिति बनी है उसकी जिम्मेदार समाजवादी पार्टी है और अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने वही गलती दोहराई है जो 2022 के चुनाव में गलती दोहराई थी। उन्होंने टिकटों को लेके जो खास तौर से टिकट वितरण हुआ है समाजवादी पार्टी का, कोई ऐसा नहीं कि सपा बसपा का कोई मतलब बसपा का दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन बहुत सफल हो गया है या मायावती ने उसके लिए बहुत जमीनी काम किया है या मायावती ने जाके दलित मुस्लिम के बीच में कोई कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की है या कोई जाके प्रचार करने की कोशिश की है, ऐसी कोई स्थिति नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि सपा का कैंडिडेट सिलेक्शन करना ही, समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट का सिलेक्शन करना ही
बहुजन समाज पार्टी के प्रति थोड़ा सा झुकाव बढ़ा है। और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी जो है कसमकस के, आज जो समाजवादी पार्टी के लिए हम लोग देख रहे हैं नजरिया या मेयर के चुनाव में जो स्थिति बन रही है, जहां पर हम ये मान के चल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में नहीं है। तो आप अगर देखें तो हम अगर पहले चरण की बात करें, 10 सीटें हैं, तो 10 सीटों में से 4 सीटें ऐसी थी जहां पे भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी के बीच लड़ाई हो रही थी। तो वहीं एक सीट थी जहां पे कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई हो रही थी। इसके बावजूद 5 सीटें ऐसी थी जहां पे भारतीय जनता पार्टी और सपा की सीधी लड़ाई थी। ऐसा नहीं है सपा हारे या जीते, जो नंबर 2 की स्थिति है अगर मैं मान लूं तो मुझे लगता है कि उसमें एक फिरोजाबाद एक ऐसी सीट है जो समाजवादी पार्टी पहले चरण की जीत सकती है, जो थोड़ी बड़ी मुझे कहीं संभावना दिखती। लेकिन बाकी जगह पे अगर हम बात करें, सहारनपुर, झांसी, आगरा, ये एक ऐसी 3 सीटें जहां पे भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी के बीच सीधी लड़ाई है। इसमें कोई भी जीतने की स्थिति बन सकती है किसी भी पार्टी की, मैं उस बात को नहीं कहूंगा। लेकिन अगर प्रिया गोरखपुर, लखनऊ, मथुरा, फिरोजाबाद, वाराणसी, मथुरा में तो कंबाइंड कैंडिडेट है, वाराणसी, फिरोजाबाद और ये जो सीटें हैं 5, वो सीटों पे समाजवादी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई है। मुरादाबाद सीट में सीधे तौर पे कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई है। वहां भी नंबर तीसरे पे अगर कोई रहेगा तो वहां पे तीसरे पे समाजवादी पार्टी रहेगी, बसपा वहां चौथे और 5वें की स्थिति में हो सकता है एमआईएम कैंडिडेट से भी पीछे चली जाए, तो मैं कह सकता हूँ उसमें कोई मुझे वो नहीं होगा। लेकिन अगर दूसरे चरण की हम बात करें तो जो है मेरठ हो, अयोध्या, कानपुर, बरेली, शाहजहांपुर, गाजियाबाद और अलीगढ़ का चुनाव है, जिसमें मेरठ सीट पे और अलीगढ़ सीट पे निश्चित तौर पे लड़ाई जो सीधे तौर पे अगर देख रहे हैं तो मेरठ में और यहाँ पे लड़ाई जो है वो बसपा के बीच बन रही है, लेकिन बहुत ज्यादा डिवाइडेड है वोटर, जो अपोजिशन का वोट है वो बहुत ज्यादा डिवाइड है। जैसे हम बात करें मेरठ की, तो मेरठ में खासतौर से सपा और बसपा और कांग्रेस दोनों ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं और वहां के सियासी समीकरण के लिहाज से दोनों उतारे हैं। अगर देखें तो मलिक कैंडिडेट जो खासतौर से तेली बिरादरी से आते हैं उनको बसपा ने उतारा है, तो वहीं पे कुरैशी बिरादरी कैंडिडेट हैं नसीम कुरैशी, जिनको कांग्रेस ने उतारा है। बड़ी संख्या में कुरैशी वोटर है। जो पिछली बार बसपा के जीत का आधार बना था उसमें याकूब कुरैशी की भूमिका थी। इस बार याकूब कुरैशी के परिवार उस तरह से राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं है। ऐसे में अगर कुरैशी वोट कहीं मूव कर गया नसीम की तरफ, इससे पहले अगर देखें बसपा जब भी जीती है वहां पे तो कुरैशियों की भूमिका बहुत अहम रही है, चाहे शाहिद अखलाक रहे हों या हाजी याकूब कुरैशी रहे। तो मुझे लगता है वहीं पे जो समाजवादी पार्टी ने एक नया प्रयोग किया है गुजर कैंडिडेट के तौर पे अतुल प्रधान को, जो खासतौर से सरधना से लाके चुनाव लड़ा रही हैं, उनकी पत्नी है सीमा प्रधान को। वहां पे मुझे लगता है कि उनको थोड़ा सा एक तो बाहरी होने का आरोप लग रहा है उनके ऊपर, लेकिन वो समाजवादी पार्टी में उनको लेकर थोड़ा सा रफीक अंसारी जिस बात को कासिम भाई कह रहे थे, वो थोड़ा सा अगर वो वोटर कहाँ जाएगा, क्या वो वोटर बसपा का होगा या कांग्रेस की तरफ मूव करेगा, दूसरी चीज। तीसरी बात यह है कि वहां अगर अतुल प्रधान गुर्जरों को साधने में सफल रहते हैं तो वहां की लड़ाई ट्रायंगल या चौकोड़ी लड़ाई बन सकती है मेरठ की। अयोध्या में सीधी लड़ाई अगर देखें तो हम मेरे लिहाज से बीजेपी और सपा की लड़ाई है। कानपुर में बसपा वहां लड़ाई से बाहर मैं मानता हूं, कानपुर की लड़ाई में सीधी लड़ाई समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की है। वहां का जो वोटर है वो खासतौर से दोनों ने, बीजेपी और सपा दोनों ने ब्राह्मण कैंडिडेट उतार रखे हैं। और जो खासतौर से अमिताभ वाजपेयी जो विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, वो एक अपना उनका लगातार दूसरी बार वो जीते हैं और दोनों बार वो चुनाव में ऐसी स्थिति में जीते हैं जब स्थितियां खासतौर से विपरीत में रही हैं, जब सत्ता में नहीं रही पार्टी, और ऐसी स्थिति में जीत के आए हैं। और इरफान सोलंकी की पत्नी का समाजवादी पार्टी के प्रति के लिए प्रचार करना, विक्टिम कार्ड खेलना, ये मुझे लगता है बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। दूसरी तरफ बरेली की हम बात करें तो बरेली में भी लड़ाई सपा और बीजेपी की है। वहां पे सबसे बड़ा बरेली में मुझे एक नया तरह का एक्सपेरिमेंट दिख रहा है। बरेली में जो लड़ाई में, क्योंकि मुस्लिम मतदाता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत बड़ी संख्या में खड़े हैं। अभी एक रैली हुई थी, मैंने देखा है उसके फोटो, जो खास तौर से पसमानदा मुसलमानों ने किया है, इसी चुनाव में कल या परसों की है। बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाता वहां एकजुट है। अगर क्या पसमानदाओं का बरेली के चुनाव में बीजेपी की तरफ मुड़ जाना, वो मुझे लगता है बहुत बदल सकता है।
और खास तौर से वहां पे जो मौजूदा मेयर हैं उनको ही भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। समाजवादी पार्टी वहां पे थोड़ा सा स्थिति है कि समाजवादी पार्टी तय नहीं कर पा रही थी कि पहले मैं सक्सेना को लड़ाऊं या तोमर को लड़ाऊं। सक्सेना को कैंडिडेट दिया, बाद में तोमर को अपना कैंडिडेट बनाया, तो ये जो कंफ्यूजन है समाजवादी पार्टी वो दिक्कत है। लेकिन वहां पे अभी भी मैं मानता हूं कि लड़ाई में बसपा ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है, लेकिन चुनाव वहां सपा बनाम बीजेपी का है। दूसरी बात, अलीगढ़ में बीजेपी बनाम बीएसपी की लड़ाई है। मैं उसमें कोई तीसरे जमीरुल्लाह खान लड़ रहे हैं, पूर्व विधायक रहे हैं, लेकिन वो उतना प्रभावी नहीं हो सकते हैं। जो भी नुकसान करेंगे वो नुकसान सीधा सीधा बसपा का हो रहा है। बीजेपी जो पिछली बार अलीगढ़ सीट गंवा दी थी, मुझे लगता है उसको जीतने की स्थिति में होगी। गाजियाबाद में भी लड़ाई मुझे लगता है समाजवादी पार्टी और बीजेपी और बीएसपी की भी बनती दिख रही है। शाहजहांपुर लड़ाई में सपा बाहर हो चुकी है, सपा वहां मैं नहीं मानता हूँ सपा है, वहां भी लड़ाई बीजेपी बनाम बीएसपी की हो सकती है। तो ये स्थिति मुझे दिख रही है चुनाव में। और इसका जो खामियाज, सबसे बड़ी गलती अगर समाजवादी पार्टी को आज चर्चा में इस बात की जिक्र की जा रही है कि समाजवादी पार्टी कमजोर स्थिति में, तो समाजवादी पार्टी ना मुस्लिम मतदाताओं की वजह से कमजोर हुई, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की गलतियों से कमजोर हुई है। अखिलेश यादव ऐसा नहीं कि अपना वोट ला रहे हैं या नहीं ला रहे हैं, ये कहीं भी नहीं। ऐसा भी नहीं कि बसपा बहुत ज्यादा वोट लेके आ रही है। शहरी सीटों पे जो भी दलित मतदाता है, वो दलित मतदाता जो है बसपा से ज्यादा उसकी लॉयल्टी कहीं बीजेपी के प्रति, खासतौर से हम वाल्मीकि वोटर की बात करें जो है, हर जगह जो है जाटो वोटर नहीं। पश्चिम की अगर 2-3 सीटों की हम बात छोड़ दें तो बाकी सीटों पे जो दलित मतदाता है उसमें वाल्मीकि, खासतौर से खटीक और वाल्मीकि दोनों भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बैंक है। इसके अलावा अपर क्लास का वोटर है जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ इस वक्त मजबूती से जुड़ा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव अगर यादव वोट नहीं ला रहे हैं तो मायावती बहुत ज्यादा जाटो वोट को ले आ रही हैं या गौतम वोटों को लेके आ रही हैं, ऐसा भी मुझे नहीं है। तो वहां पे जो गेम चेंजर वोटर है वो मुस्लिम मतदाता है, और मुस्लिम मतदाता जो है वो बहुत ज्यादा जो है इन कैंडिडेटों के सिलेक्शन में बहुत कंफ्यूजन की स्थिति। समाजवादी पार्टी में कई जगह बगावत झेलनी पड़ी है, और क्योंकि अखिलेश यादव ने जब तो तमाम टिकट तय किए हैं वो अपने स्थानीय विधायकों के जरिए तय किए हैं, मुझे लगता है उसका खामियाजा अखिलेश यादव को भुगतना पड़ रहा है। और बसपा में दरअसल बसपा इस लड़ाई में, क्योंकि 2022 में कमजोर स्थिति थी, 22 में मायावती जिसको टिकट दे देती हैं उनके टिकट में को लेकर किसी तरह का विरोध नहीं होता है, क्योंकि वहां टिकट का वितरण का जो होता है खेल वो दूसरे तरीके का खेल है। तो मुझे लगता है कि उस खेल में इसलिए मायावती के यहाँ विरोध नहीं है। तो मायावती का वोटर जो है कमिटेड वोटर है, जो है बचा हुआ है, खासतौर से 8-10-12% वोटर, वोटर कितना महत्वपूर्ण निभाएगा। हाँ, ये जरूर है कि इस स्थिति में मेरा एक नजरिया साफ है कि मुस्लिम मतदाता बहुत कंफ्यूजन की स्थिति में है। ना ही वो एक मुस्त जो है बसपा में जा रहा है, ना ही एक मुस्त वो सपा में जा रहा है, ना ही कांग्रेस में। तीनों पार्टियां कोशिश पूरी तरह से मुस्लिम मतदाताओं को साधने की कर रही हैं, लेकिन इस चुनाव में जो मुझे हार्डकोर वोटर दिख रहा है वो अपर क्लास वोटर दिख रहा है। अपर क्लास वोटर जो है वैश्य, ब्राह्मण, कायस्थ और पंजाबी, ये चारों वोटर अभी भी मुझे भारतीय जनता पार्टी के साथ एक मुश्त खड़ा है। और जहां पे ये वोटर अगर छिटका है भारतीय जनता पार्टी से, वहीं भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल। तो हमारे कुछ दर्शक भी चूंकि साथ साथ आज अपनी राय दे रहे हैं, तो मनोज, एक हमारे दर्शक हैं, ये कह रहे हैं कि बीएसपी 3 से 5 सीट जीतेगी, हम 13 तारीख को फिर मिलेंगे। एक दर्शक है कुमार साहब, वो कह रहे हैं कि 5 to 6 सीट्स, 5 से 6 सीट बीएसपी जीतेंगी। सलीम खान कह रहे हैं कि बीएसपी 8 सीट जीतेंगी। हरीश कुमार कह रहे हैं कि बीएसपी 3 गुना 3 9 सीट जीतेंगी। एक और दर्शक है हमारे वीरू दास, वो कह रहे हैं कि सहारनपुर, मेरठ, अलीगढ़ से अगर बसपा जीतेगी तो समझो सपा का नुकसान होगा, तब यह कहा जाएगा कि दलित मुस्लिम काम कर गया। अगर बसपा हारेगी तब भी सपा को नुकसान होगा, तब यह कहा जाएगा कि अखिलेश यादव की वजह से हार गई। ये इनकी अपनी टिप्पणी है। और धीरेन्द्र राव एक सवाल पूछ रहे हैं, वो कासिम सर सीधा आपसे पूछ रहे हैं कि कासिम सर से यह सवाल है कि अखिलेश यादव आ रहे हैं तो ला क्या रहे हैं? भाई उतनी ही इज्जत मिलेगी जितना कि खाली हाथ पर तो रिश्तेदार के यहां भी गुड़ पानी ही मिलता है। तो वो जो बात आपने कही थी कि आ रहे हैं तो ला क्या रहे हैं वाली बात, और आपसे इसके जवाब के साथ साथ सप्लीमेंट्री सवाल यह है कि आपके हिसाब से दूसरे चरण की सीटों पर कौन कहां फंस रहा है, कौन कहां फायदे में है? बिल्कुल वो बात जो उन्होंने कही कि खाली हाथ रिश्तेदार भी आता है, मिठाई लेके नहीं आता है, तो घर और परिवार के लोग खुश नहीं होते।
तो सही है वो उनका अपना नजरिया। मैंने तो एक जनरल, चूंकि अखिलेश का जो अपना वोटर है उसके बारे में वो बात की, उसको पलट के उन्होंने सवाल कर लिया। नीरज जी, मैं कुबुल भाई से एक एक सीट जो भी कुबुल भाई ने कही मैं सबको उससे सहमत हूँ। मेरठ, अलीगढ़, गाजियाबाद और क्या कहते हैं शाहजहांपुर, ये 4 सीट पे बहुजन समाज पार्टी सीधी लड़ाई में है और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही है। 2 जगह पे मेरा थोड़ा सा कुबुल भाई से हल्का सा नजरियों में फर्क है। जो बरेली में जो हो रहा है, तोमर के साथ मुसलमान नहीं है। जो बीजेपी में आप देख रहे हैं जाता हुआ, तोमर को जो अखिलेश यादव ने समर्थन दिया है, अपना सिंबल हटा के और तोमर को समर्थन दिया है, वहां मुसलमानों में बहुत नाराजगी है। और शहजील इस्लाम अंसारी के बारे में आप कुबुल भाई ही एक बार चर्चा कर चुके हैं इसी प्लेटफॉर्म पे कि वो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। तो वो जो पसमानदा है, वो जो प्रोग्राम हुआ, पसमानदा लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान की बात की, वो पसमानदा प्रायोजित शहजील इस्लाम अंसारी का है। इस पे सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये शहजील इस्लाम अंसारी ने उन पसमानदाओं को तैयार किया और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भेज दिया, क्योंकि शहजील इस्लाम अंसारी समाजवादी पार्टी के साथ नहीं खुले तौर पे। और ये जो चुनाव, जैसे मेरठ की बात आई, मैंने अभी मेरठ से बगल में सहारनपुर की हम लोगों ने चर्चा की नीरज जी। सहारनपुर में एक रात में सुबह सब कांग्रेस को वोट चला गया और मेरठ में बढ़ जाएगा, इस पर मुझे बहुत संदेह है। वहां भी वही होगा जो सहारनपुर में आपने देखा है, वही सहारनपुर में मैं देख के आया हूं और वही मुरादाबाद में हुआ है जो आप मेरठ में देखेंगे, वही चीज आप अलीगढ़ में देखेंगे। जो 2022 में हुआ था, वोट गया तो पूरा गया, उसने एमआईएम छोड़ा, सपा बसपा छोड़ी, कांग्रेस छोड़ी, सब छोड़ा मुसलमान ने और समाजवादी पार्टी के साथ चला गया। वही चीज इस चुनाव में देखने को मिल रही है। जहां जा रहा है पूरा जा रहा है। थोड़ा सा अगर प्रयागराज को छोड़ दिया जाए, वहां बड़ा कंफ्यूजन था। प्रयागराज में चूंकि अतीक नॉन अतीक में बटा हुआ मतदाता था, वहां पे ये चीज देखने को मिली कि किसके साथ जाए किसके साथ न जाए। और बाकी जगहों पे जो भी गया है पूरे का पूरा गया है और वही जाता हुआ ये जो हमारा सेकंड फेज है उसमें भी दिखाई देगा। मुझे लगता है कि ये 3 सीटें बहुत ही मजबूती से बसपा लड़ रही है, मेरठ और क्या कहते हैं अलीगढ़ और शाहजहांपुर। यहाँ समाजवादी पार्टी और झांसी भी लड़ रही है, लेकिन झांसी भारतीय जनता पार्टी को एज है। तो समाजवादी पार्टी के लिए जैसे बताया ना, और एक चीज और कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वाल्मीकि वाला कार्ड कम है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चाहे मेरठ हो या अलीगढ़ हो या आपके सहारनपुर हो या इन सब जगहों पे जाटो वोट ज्यादा है बनिस्बत वाल्मीकि, खटीक और दूसरे के, वहां जाटो ज्यादा है। जब हम लखनऊ, बनारस, गोरखपुर, प्रयागराज यहाँ जब आते हैं तब हम यहाँ खटीक और वाल्मीकि ज्यादा पाते हैं। ये अंतर है पश्चिम और उत्तर पूरब के एससी मतदाताओं में। तो ओवरऑल अखिलेश के लिए अच्छी खबर तो नहीं है। जो पहले चरण का हुआ है मतदान, दूसरे चरण का होने वाला है और उस पे ये कि उनकी लगातार रोड शो करना और वहां पहुंचना और मुस्लिम कैंडिडेट को हराने का प्रयास करना, जो अभी वीरूदास का कमेंट है वो बड़ा अहम है कि बसपा जीतती है तो बसपा दलित मुसलमान कामयाब हुआ और बसपा सेकंड पे रह के हारती है तो अखिलेश यादव ने मुसलमान हरा दिया। एक बहुत बड़ा मैसेज है ये अखिलेश यादव को इसका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस चुनाव में नीरज जी, मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि ये आरोप लगा ही नहीं आम लोगों की तरफ से कि बसपा ने 11 टिकट भाजपा को जिताने के लिए दे दी। एक आरोप हम और आप बैठ के अपनी चर्चा में इस बात को लाए, लेकिन आमतौर पर मुसलमान जो आरोप लगाता था कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, उसकी जगह से सहारनपुर, अलीगढ़ और यहाँ के बाद आपके मेरठ के बाद ये आरोप अखिलेश यादव पे लगना शुरू हो गए। नीरज जी, ये एक बड़ी बात आप कह रहे हैं कासिम जी। जो एक नैरेटिव है बीएसपी को लेकर से चला आ रहा है, खास करके तब से जब से बीएसपी 2019 के महागठबंधन से अलग हुई है और उसके बाद वो किसी विपक्षी एकता की कवायद करते नजर नहीं आती है, तो ये आरोप मायावती पर लगते हैं या अखिलेश यादव लगाते हो, चाहे कांग्रेस लगाती हो, कि बसपा बीजेपी की बी टीम की तरह काम करती है। लेकिन इस बार जैसा कि कासिम जी का मानना है कि इस तरह के आरोप लग नहीं पाए। कुबुल भाई, हम दोनों अपने गेस्ट से एक सवाल लेंगे। आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि चूंकि अब तो ये हमने दोनों चरण पर जो मेयर सीटें हैं या नगर निकाय की अन्य सीटें उनको लेकर बात की, इसे हम लोग 2024 का सेमीफाइनल कह रहे हैं। तो अब
अगर आप इन दोनों को कंक्लूड करें, दोनों चरण के चुनाव को और नगर निकाय चुनाव का जो अभी तक का ट्रेंड दिख रहा है, उसके हिसाब से अगर हम इसे सेमीफाइनल कह रहे हैं, तो आपको क्या चैलेंजेस समझ में आ रहा है कि 2024 में ये किसके लिए अलार्मिंग सिचुएशन है? क्योंकि आप ही का कहना है कि जो अगड़ी बिरादरी है, सवर्ण मतदाता है, या जिसे कह लीजिए कि जो पॉकेट वोट रहा है बीजेपी का, वो तो उसके साथ इंटैक्ट नजर आ रहा है। अब अगर मुस्लिम वोटों में इस तरह का बिखराव नजर आएगा और दलित वोट जो अखिलेश यादव प्रयोग कर रहे थे कि कांसीराम का मॉडल को अपनाने की और कांसीराम के मूवमेंट से निकले नेताओं को ले आकर अपने पार्टी में शामिल कर एक दलित बेस बढ़ाने की, वो उन सारे प्रोस्पेक्ट्स को अगर आप 2024 के नजरिए से देखें तो आप क्या पा रहे हैं? के चुनाव को हम लोग लिटमस टेस्ट कह रहे हैं कि निकाय चुनाव के जो नतीजे होंगे वो 2024 के लिटमस टेस्ट होंगे निश्चित तौर पे, क्योंकि 17 नगर निगम का चुनाव है, बहुत सारी नगर पंचायत नगर पालिका का भी चुनाव है, छोटे से कस्बे से लेके बड़े शहर तक का उत्तर प्रदेश में चुनाव है। लेकिन इसमें बहुत बड़ा जो है ग्रामीण इलाका इससे अछूत है, इससे अलग है, इसमें नहीं शामिल है। लेकिन अगर हम सपा के नजरिए से देखें, अगर समाजवादी पार्टी 17 नगर निगम में से कानपुर, फिरोजाबाद, मुरादाबाद में अगर लूज करती है, मेरठ एक है जहां पे वो लूज करती है, या उस चुनाव में वो चौथे या तीसरे स्थान पे रहती है इन 4 जिलों में, तो मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के लिए चिंता का सबब हो सकता है। इसकी वजह यह है, कानपुर जैसे शहर की 3 सीटों पे समाजवादी पार्टी का कब्जा। अगर समाजवादी पार्टी उस 3 सीटों में, खासतौर से शहरी जो सीटें हैं, उन 3 सीटों पे समाजवादी पार्टी के मौजूदा समय में विधायक हैं, अगर यहाँ चुनाव में वो बाहर हो जाती है, हार जाती है, और हारती नहीं, अगर वो तीसरे नंबर पे कहीं चली जाती है, तो मैं मानूंगा कि वाकई समाजवादी पार्टी का से वोटर खिसक रहा है, उसका मतदाता जो है उससे दूर होना चाहता है। दूसरी बात, फिरोजाबाद समाजवादी पार्टी का गढ़ है, और 2022 चुनाव में फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करने में सफल रही है। और अगर फिरोजाबाद में भी वो अगर हार जाती है, अगर वो 2 नंबर पे रहती है, तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, भारतीय जनता पार्टी से अच्छा लड़ी और जीतती है तो बहुत बड़ी भूमिका में रहेगी। अगर वो तीसरे नंबर पे जाती है और बसपा वहां दूसरे नंबर पे आ जाती है, तो मुझे लगेगा वो बेहतर प्रदर्शन किया है। मुरादाबाद, जहां की सारी सीटों पे, शहरी सीटों पे समाजवादी पार्टी ने जीत का परचम फहराया था, अगर मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी वाकई हार रही है, कांग्रेस वहां दूसरे नंबर की पार्टी बन रही है, तो मुझे लगता है वो भी थोड़ा सा अखिलेश यादव के लिए चिंता का सबब होगा, क्योंकि वहां हार्डकोर वोटर जो है वो मुस्लिम मतदाता है, और मुस्लिम मतदाता वहां बड़ी संख्या में है। अगर हम बात करें नगर निगम में, तो वहां 50% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं, और वही जो है जीत हार की भूमिका तय करते हैं, और समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक माना जाता है। अगर वो वहां पे लूज करती है, क्योंकि इससे पहले 2 चुनाव से पहले, आज मौजूदा समय वहां के मेयर, वो सांसद हैं एसटी हसन, वहां से समाजवादी पार्टी के मेयर रह चुके हैं, और वो सीट समाजवादी पार्टी जीतती रही। अगर समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पे वहां मुस्लिम मतदाता सपा के बजाय कांग्रेस को अपने विकल्प के तौर पे देख रहा है, तो निश्चित तौर पे अखिलेश यादव के लिए चिंता का सबब है। ऐसे ही मैं मेरठ में भी मान रहा हूँ, मेरठ में भी समाजवादी पार्टी जिले में तो अच्छा की थी, शहर में भी वो एक सीट जो सदर की सीट है, जिसके तहत नगर निगम का चुनाव हो रहा है, अगर वो सीट समाजवादी पार्टी लूज कर रही है, उस इलाके में भी जो खासतौर से जिसका बात अभी कासिम भाई कह रहे थे, रफीक अंसारी की बात कर रहे थे, वो लगातार दूसरी बार उस सीट से विधायक हैं, अगर वो वहां पे लूज कर रहे हैं, वहां से भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी लड़ते रहे हैं, और वो इस बार चुनाव में उनको नहीं लड़े, लेकिन वो लगातार वहां से विधायक रहे हैं, उनके चुनाव लड़ते हुए बहुत कम उनको मात मिली है, लेकिन उस सीट पे रफीक अंसारी ने समाजवादी पार्टी की झोली में डाला था। मुझे लगता है वो सीटें अगर वहां पे भी हार जाती है, तो समाजवादी पार्टी के लिए झटका होगा। इसके अलावा हम बात करें बाकी जगह पे, तो मुझे लगता है इतना नहीं। अगर सहारनपुर जैसी सीट पे अगर समाजवादी पार्टी अच्छा चुनाव लड़ती है और वहां पे बसपा जीतने में सफल नहीं होती है और भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है, तो मुझे लगता है बसपा के लिए आने वाले दौर में वो चुनाव और भी कठिन होगा। जो जिस चेहरे के सहारे वो 2022-24 के चुनाव में अपने सियासी प्रयोग आजमाना चाहती हैं, वो उनका डैमेज होगा, उस पर बड़ा झटका होगा, क्योंकि वो जब लेके आए थे इमरान मसूद को, तो उनको एक बड़े नेता के तौर पे मायावती ने पेश किया था,
जबकि वो लगातार चुनाव हार रहे हैं, वहां के राजनीतिक समीकरण में सेट नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन वो आक्रामक मुस्लिम लीडर है, जो मुस्लिम राजनीति को थोड़ा सा सूट करता है। वो हार्डकोर सांप्रदायिक राजनीति हम कहें तो हमें कोई गरज नहीं है। वो ध्रुवीकरण की सियासत करते हैं, हिंदू मुस्लिम वोटों को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। अगर वो दलितों के साथ उनका कॉम्बिनेशन हमेशा कभी अच्छा नहीं रहा है। दलितों को लेकर उनका रुख हमेशा इमरान मसूद का बड़ा आक्रामक तरीके से रहा है। उनको उसी तरह से, क्योंकि मुसलमानों के अपर क्लास से वो आते हैं, उनका रुख। तो मुझे लगता है इसके बावजूद अगर दलित वोटों को अपने साथ जोड़ने में सफल रहते हैं तो एक बड़ी सफलता होगी। लेकिन अगर मुस्लिम वोट उनके साथ वहां छिटकता है थोड़ा बहुत भी, तो मुझे लगता है बहुत मुश्किल होगी उनके लिए और बसपा के लिए भी। ऐसे ही मेरठ में अगर बसपा ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है और वो चीज सफल नहीं होती तो वो बड़ा झटका होगा। ऐसे ही आगरा में मायावती ने नया प्रयोग किया है, जाटों के बजाय वाल्मीकि पे दांव लगाया है। और अगर वाल्मीकि समुदाय को खास तौर से उनके साथ नहीं जोड़ पाते हैं तो वो भी मुझे लगता है वो एक बड़ा झटका मायावती के सियासी प्रयोग के तौर पर होगा। तो मैं इस तरह से कई चीजों को देख रहा हूँ अलग अलग नजरिए से। लेकिन इससे ज्यादा मैं नगर निगम चुनाव से ज्यादा मेरी जो 2024 के अगर नजरिए से देखें तो नगर पालिका और नगर पंचायत के रिजल्ट बहुत महत्व करेंगे। अगर नगर पालिका में भी सपा किसी के प्रदर्शन ऐसे ही खराब रहा या जिस तरह से लड़ाई में है, और वहां भारतीय जनता पार्टी, पिछली बार मैंने देखा कि नगर निगम में तो बीजेपी अच्छा जीती थी, लेकिन नगर निगम के बाद वो नगर पालिका में आई और नगर पंचायत में तो उसका प्रदर्शन खराब होता गया और वहां निर्दलीय और दूसरी जो पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां, उनका प्रदर्शन में बहुत सुधार हुआ। तो मुझे लगता है इस बार ऐसी स्थिति अगर बनती है तो एक बड़ा संकेत होगा, क्योंकि बड़े संख्या में बड़े शहरों के मतदाता नगर जो पालिकाएं हैं वहां की सीटें बहुत अहम माने रखती हैं। तो वहां का मतदाता वो मिक्सअप मतदाता है, वो ग्रामीण इलाके का भी मतदाता है, थोड़ा शहरी भी है, हर तरह का यूथ भी है। वहां पे जो सियासी समीकरण है जो नगर निगम के उससे बदल जाते हैं, वहां पे दलित ओबीसी वोटरों की भी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। तो मुझे लगता है कि नगर निगम से ज्यादा नगर पालिका और नगर पंचायत के चुनाव के प्रदर्शन को भी देखना होगा। अगर उन ये भी महत्वपूर्ण बात है कि इस पर भी नजर रहेगी कि इस पर सपा या बसपा या भाजपा का कैसा प्रदर्शन है। जी, ये एक संक्षिप्त टिप्पणी कबूल भाई, हम लोग कासिम जी की भी ले लेते हैं। कासिम सर, हालांकि अभी नतीजे 13 तारीख को आएंगे, उससे पहले नतीजों को लेके कोई प्रेडिक्शन हमें नहीं करना है, लेकिन जो चुनाव से आप देखकर समझ रहे हैं, जो आपने ग्राउंड पर हालात उसके हिसाब से 2024 में आप इसको किस नजरिए से देखते हैं कि ये किसके लिए खुशी मनाने का मौका दिख रहा है आपको और किसके लिए अलार्मिंग दिख रहा है सिचुएशन? 24 के लिए मुझे जो नजर आ रहा है कि मुझे चुनाव से तो नहीं, लेकिन गठबंधन में कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी दोनों प्रेशर में आ जाएंगे और दोनों अच्छा प्रेशर बना सकते हैं सीटों को लेके। और समाजवादी पार्टी 24 के गठबंधन से, जैसे मैं शुरू से कह रहा हूँ कि मैं अखिलेश यादव को 24 के किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं देखता हूँ, बड़े गठबंधन का जो दिल्ली से बनेगा वो वाला नहीं, बिहार और तेलंगाना और बंगाल का नहीं, जिसमें कांग्रेस हो, राष्ट्रीय लोकदल हो, बसपा, इस टाइप की पार्टी हो। मैं अखिलेश को नहीं देखता, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ। तो फिर वो उसमें और उनकी भूमिका नागण हो जाएगी और अखिलेश यादव फिर उसमें स्ट्रगल करेंगे कि किसी तरह से उस गठबंधन में आए और बार्गेनिंग पावर उनका कमजोर हो जाएगा। कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगा। अमीश भाई जी बिल्कुल। तो इस तरीके से हमने निकाय चुनाव, जिनका जैसा कि मैंने कहा जो अपने इंटरवल पर आ चुका है, पूरा हो चुका है और दूसरे फेज के लिए 11 मई को चुनाव होना है। तो किस सीट पर क्या स्थिति है, जो अब तक हो चुका वहां पर क्या स्थिति है और जो होने वाला है वहां पर क्या स्थिति है, हमारे विशेषज्ञों कबूल अहमद और सैयद कासिम साहब ने विस्तार से उस पर चर्चा की। आज कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आप दोनों मेहमानों का, और इससे पहले कुमार अभिषेक भी हमारे साथ थे, उनका और अमीश राय स्टूडियो से मेरे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों आभार। आज के लिए नमस्कार। लेकिन साथ ही मैं यह भी बताता चलूं कि निकाय चुनावों की अभी दूसरे फेज की वोटिंग 11 तारीख को है, उससे पहले 10 तारीख को स्वार और 96 के उपचुनाव हैं, और सबसे बड़ी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात कि 13 तारीख को तमाम नतीजे आने हैं। तो आप 10 तारीख को और 11 तारीख को तो दिन भर यूपी तक से लाइव जुड़िए ही, लेकिन 13 तारीख को निकाय चुनावों की अभूतपूर्व लाइव कवरेज आपको देखने को मिलेगी। तमाम यूपी के हर कोने, हर बूथ, हर तहसील में फैले हमारे संवाददाताओं के जरिए हम हर वार्ड, हर पालिका, हर पंचायत और हर निगम के नतीजों की, कौन आगे कौन पीछे, कौन जीता कौन हारा, तमाम जानकारियां आपको
सुबह से शाम तक देते रहेंगे। तो अगर निकाय चुनावों के नतीजों में आपको दिलचस्पी है, आपको जानना है कि आपके इलाके में कौन जीता है कौन हारा है, तो इसके लिए सबसे मुफीद अड्डा रहने वाला है यूपी तक। 13 तारीख को दिन भर हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। आज कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।